जंग जारी थी। महंगाई ने घर में झाड़ू फेर दी थी। जमील भैया की थोड़ी सी आमदनी सही मानों में किसी का भी पेट न भर सकती थी। घर में सब कितनी खुदगर्ज हो रहे थे। अम्मा की पेशानी पर हर वक्त शिकायत शिकने पड़ी रहती। बड़े चचा की सूरत से उन्हें नफरत हो गई थी। उन्हें शिद्दत से एहसास था कि अगर दुकान के रुपए घर में आने लगे तो यह हालत जरा के जरा में बदल जाए। जरा ढंग की रोटी तो नसीब हो। धमकी के तौर पर वह हर वक्त अपने भाई के घर जाने की जिद किया करती और बड़ी चची इस ख्याल से लरज उठते कि इस तरह तो घर की बदनामी होगी। सब यही कहेंगे कि पेट भर रोटी भी न खिला सके। उधर छम्मी की हालत थी कि हर वक्त लड़ने बढ़ने पर आमादा रहती। चीकी पर रखा हुआ शकील का खाना उतार कर चुपके से खा जाती और जब बदले में बकवास करता तो मजे से हंसती या फिर मारने पर तुल जाती। नजमा पुप्पी ये हंगामे देखकर इकारत से मुंह फेर लेती। हालत में यही सब कुछ होता है। अगर सबके पास तालीम होती तो आज हम भूखे मरते, वो बड़े गुरूर से कहती और फिर अपनी तालीम के आफाक पर बैठकर बड़े फख्र से मुस्कुराने लगती। जमील भैया ये सब कुछ देखते सुनते और उन सब के बीच में बड़े बेबस और खामोश नजर आते। मगर वक्त की इस खराबी के बावजूद करीमन बुआ जरा भी न बदली थी। जंग की वजह से फकीरों की गले पैदा हो गई थी। करीमन बुआ पिछले जमाने की दी हुई मिनो खैरातों को याद करके खड़ा करती और इसरार मियाँ की रोटियों के टुकड़े निवाले काट काट कर फकीरों को खैरात दे ही दिया करते। उस अजीब और गरीब खैरात पर आलिया को अच्छी मलने लगता। आखिर इसरार मियाँ इतने दयानतदार क्यों हैं? क्यों दुकान से एक आध रुपया उड़ाकर ऐश नहीं कर सकते? इस इसारा शराफत का चिल्ला काट कर उन्हें क्या मिल जाएगा? इस तरह वो दादा की जायज औलाद तो कहलाने से रही। कुछ भी करते नहीं फिर भी दादा की दास्ता की औलाद ही कहलाएंगी। उन्हें कोई बाप के नाम से याद न करेगा। ये दुनिया उनके लिए मैदान क़यामत ही रहेगी। घर की ऐसी बुरी हालत देखकर भी बड़े चचा का दिल न पिसीचा था। मकासद की तीर उन्होंने उस बुरी तरह घायल कर रखा था कि सारे दुख दर्द हीच थे जिनने आजादी को बहुत करीब कर दिया है। वो सबकी तरफ देख कर कहते मगर कोई भी तो उन्हें जवाब न देता। वो शर्मिंदा होकर सर झुका लेते। मुजरिमों की तरह उल्टे सीधे निवाले तोड़ते और बैठक गिरा लेते। सर्दियों में अब वो शिद्दत न रह गई थी। आलिया रात गए तो गले की खिड़की खुली रखती और गले की रोशनी से पढ़ पढ़ कर इम्तिहान की तैयारी करती रहती। उन दिनों उसने सोच विचार से हाथ उठा लिया था। अब्बा के खत उसकी हिम्मत बढ़ाते रहती। धूप ढल चुकी थी। सारी दोपहर पढ़ने के बाद भी छत से न सकी। साए की वजह से अब उसे सर्दी लग रही थी। पढ़ते पढ़ते उसने सर उठाकर देखा तो छम्मी उसके पास खड़ी थी। रात से वो चुप चुप थी और सुबह से कई बार आलिया के पास गुजरी थी। ऐसा महसूस होता कि वो कुछ कहना चाहती है मगर जब भी आलिया उसकी तरफ देखती तो चली जाती। क्या बात है छम्मी? कुछ भी नहीं बचिया, बस यूं जी चाहा कि आपके पास बैठूं। वो आलिया के पास कुर्सी पर टिक गई। छम्मी ने आज कितनी मुद्दत बाद उसे प्यार से बचिया कहा था। वो उसे बड़ी प्यारी लग रही थी। खोई खोई से बैठी उसे तक रही थी। कुछ तो जरूर है छम्मी, वरना तुम ऐसी क्यों नजर आ रही हो? आलिया ने उसे अपने करीब सरकाया तो छम्मी उसके शाने पर सर रखकर रोने लगी। वो मंजूर भी जंग में भर्ती हो गया बचिया। एक सहारा था सो वो भी गया। छम्मी ने रोते रोते कहा ओहो, अगर से तुमसे मोहब्बत होती तो फिर जंग पर क्यों जाता पगली? और अब तुम उसे याद करके रो रही हो? बेवकूफी न करो छम्मी। आलिया ने उसे लिपटा लिया। बस वैसे ही रोना आ गया। कोई मुझे उससे मोहब्बत थोड़ी थी, वो मुझसे मोहब्बत करता था इसलिए मुझे भी अच्छा लगने लगा था। चलो कोई मुझसे मोहब्बत तो करता था। छम्मी ने बेबसी से हंसते हुए आंसू पोंछ लिए। आलिया से कुछ कहते न बन पड़ी। भला वो कहती भी क्या? मैं जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ छम्मी। आप मुझसे मोहब्बत करती है बचिया? वो जोर से हंसी। कितनी तज़हीक थी उसकी बेतहाशा हंसी में। आलिया उसे कैसे यकीन दिला सकती थी कि वो उससे मोहब्बत करती है, वो उससे हमदर्दी रखती है। वो छम्मी की हंसी से बौखला कर उसका मुंह तक रही थी। ये देखिए बचिया, मेरे पाजामे की गोट बुरी तरह फट गई है। मैं नीचे जाकर उसे सी लूं तो फिर आऊंगी। छम्मी बुदर बुदर करती चली गई और आलिया किताब गोद में रखी बेवकूफों की तरह बैठी रह गई। यानी उसने ऐसी बेकार बात की थी कि छम्मी को पाजामे की गोट से याद आ गई। छम्मी उसकी मोहब्बत पर एतबार नहीं करती। दुनिया ने उसके एतबार का जनाजा निकाल दिया है। आलिया रंजिदा हो रही थी।
मुंडेर पर बैठा हुआ कौवा काई काई करता हुआ उड़ गया। धूप छत की मुंडेरों पर चढ़ते चढ़ते गायब हो गई थी। अब अच्छी खासी सर्दी हो रही थी। किताबें समेट कर वो अपने कमरे में रख आई। चम्मी के जाने के बाद वो एक लफ्ज भी तो न पढ़ सकी थी। थोड़ी देर तक वो आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर पड़ी रही और फिर नीचे चली गई। क्यारी में गेंदे और गुलाबाज के फूल बाहर का पता दे रहे थे। आलिया ने एक फूल तोड़कर अपने बालों में लगाया, मगर जब उसने देखा कि जमील भैया दालान के मोहराब के पास खड़े उसे बड़े इश्तियाक से देख रहे हैं तो उसने बौखलाकर फूल क्यारी में उछाल दिया। जाने कैसे उसका एहसास हुआ कि सिंगार मर्द से मोहब्बत करने की चुगली खाता है। फूल फेंककर उसने देखा कि जमील भैया की आंखें जैसे कुमला गई हैं। वो लोहे की कुर्सी पर सर झुकाकर बैठ गई। अम्मा तख्त पर बैठी छालियां काट रहे थे और बड़े चचे चने की दाल चुन रहे थे। उनका दुखों में गिरा हुआ चेहरा किस कदर खंडर हो रहा था। सारे दुख सारे दर्द उनके चेहरे की रहनाई को तोड़ फोड़ कर अब भी अपना चेहरा न छोड़ रहे थे। उधर 2 दिन से एक नए दुख में मुब्तला थी। वो 2 दिन हो गए मगर शकील घर नहीं आया। जमील भैया ने उसे तलाश भी किया लेकिन कोई पता न चला। जाने किताबों की तलाश में कितनी दूर चला गया था। शामें हमेशा उदास होती हैं। जमील भैया ने आलिया की तरफ देखा। सब शायरी है, मुझे तो कोई उदासी नहीं लगती। आलिया हंसी और अम्मा के पास तख्त पर बैठकर पांदान की कलियां साफ करने लगी। मेरे सामने इतनी खूबसूरत और इतनी मुकम्मल गजल है कि अब अपना सारा कलाम बेमानी मालूम होता है, इसलिए शायरी वायरी छोड़ दिए। तुमने फैज़ नदीम को पढ़ा है? उन्होंने पूछा। आलिया खामोश रही। वो भला खुद को गजल कैसे समझ लेती। वो जमील भैया भी खूब है, हर बात में अपना मतलब तलाश कर लेती। उसे गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे चचा की लाइब्रेरी में फैज़ नदीम का कहाँ गुजर हो सकता है? वो हंसी। सुनाओ, गांधी पर और कोई किताब छपी कि नहीं? जमील भैया शायद फूल फेंकने का इंतकाम ले रहे थे। वो बड़े दिमाग से पांदान साफ करती रही। उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा, जैसे उसे मालूम ही नहीं कि उससे कोई मुखातिब है। जमील भैया के लिए उसने कुछ भी न सोचा था, फिर भी जाने की ओर से घबराने लगी थी। क्या तुमने आज भी शकील को तलाश किया था? भला तुमको अपनी मुस्लिम लीग से कब फुर्सत मिलेगी? दाल की कंकड़ साफ करते करते बड़े चचे ने सर उठाकर पूछा। अम्मा, अब आप उसकी फिक्र न करिए, वो मुंबई चला गया है, वहाँ मजे से कमा खाएगा। जमील भैया ने जैसे ढीला खींच मारा। मुंबई में इतनी दूर? बड़े चचे की आवाज ललच रही थी। अरे उसे शर्म न आई भागते हुए? उसे अपनी माँ का भी कितना ख्याल आया। बड़ी चची कलीजा थाम कर रोने लगी। आलिया तख्त से कूदकर बड़ी चची की तरफ लपकी और उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। न रोइए बड़ी चची, वो आ जाएगा। वो क्यों आएगा आलिया बेगम? यहाँ उसके लिए क्या रखा था और अब उसे किसका ख्याल आएगा? वो अपनी जिंदगी बनाने गया है बिगाड़ने। उसने कुछ सोचा ही होगा। उस गोरख धंधे में रहकर क्या करता? जमील भैया की नजर तक में तंज था। जमील मियाँ कोई क्या कर सकता था? उसके बाप का फर्ज था कि घर की फिक्र करते, अपनी औलाद को देखते, पढ़ाते लिखाते, तरबियत करते। वो गरीब आवारा फिरता रहा, कभी पलट कर न पूछा। अम्मा को तो बड़े चचा के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका मिलना चाहिए था, बस मजबूर थे। जो खुले खजाने उनके सामने कुछ नहीं कहते। उनसे यह एहसास कोई नहीं छीन सकता था कि सब घरों की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ बड़े चचा थे। बाकी तमाम अफराद मासूम थे। वो बड़े यकीन से कहती थी कि बुनियाद टेढ़ी रखी जाए तो सारी इमारत ही टेढ़ी बनेगी। जमील भैया सिर झुकाकर जाने क्या सोचने लगे। बड़ी चची दुपट्टे की पल्लों में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। उनकी कोख से जन्म लेने वाला उनकी दुखों पर थूक कर साथ छोड़ गया था। वो लाख आवारा हो गया था, फिर भी एक माँ को उससे कोई आस तो थी। मत रोइए बड़ी भाभी, जब मुल्क आजाद होगा तो शकील भी वापस आ जाएगा। अम्मा ने मुजाहिका खैस तरीके से कहा और दाद तलब नजरों से देखने लगे। और जब मुल्क आजाद होगा तो सारे अंग्रेज दम दबा कर भाग जाएंगे। हमारे पाकिस्तान में तो एक भी अंग्रेज न रहेगा। जमी भी अपने कमरे से निकल आई थी। मेरे अल्लाह, आलिया ज़ेरे लब बड़बड़ाई। एक दफा फिर सब लोग सुन लो कि शकील भाग गया। बड़ी चची का कलीजा सदमे से फट रहा है।
आप लोग जरा देर को अपनी बहस से हाथ उठा ले। आलिया के लहजे में सख्ती थी। जरा देर के लिए सब चुप हो गए। शाम इतनी हैरान और उदास हो रही थी कि आलिया को लगा कि शकील भागा नहीं, बल्कि अभी अभी उसकी मैयत उठाई गई है। बड़ी चाची कैसे बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मा उसके लिए मत रोइए, वो तो सख्त नालायक लड़का था। जमील भाई अपनी माँ के पास आकर खड़े हो गए। मैं हूँ आपका खिदमतगार, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ। बड़ी चाची ने सिसक कर कहा। मैं कहाँ जाऊंगा अम्मा, मेरा आपका तो जन्म जन्म का साथ है। आप इस दुनिया में मेरा कोई साथी नहीं। उन्होंने नजरें बचाकर आलिया को देखा तो उसने घबरा कर बड़ी चची की आड़ ले ली। जमील भैया की जरा सी तसल्ली से बड़ी चची चुप हो गई। वो चुप न होते तो क्या करती। उनकी सारी जिंदगी उनकी मर्जी के खिलाफ गुजरती रही और वो सबर की सिलसिले पर धरे दूसरों के इशारे पर जीती रही। अल्लाह अब इस घर को तबाही से बचा ले। करीमन बुआ दुआ कर कर के लालटेनें जला रही थी और सब लोग बड़ी अकीदत से अजान की आवाज सुन रहे थे। नजीमा पुप्पी ने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर नीचे देखा और इस तरह हट गई जैसे कह रही हो कि मर जाओ जाहिलो, तुम सबकी यही सजा है। भूखे मर मर कर एक दिन सब भाग जाएंगे। रात 8 बजे के करीब बड़े चचा घर में दाखिल हुए तो बड़ी गहरी खामोशी छाई हुई थी। करीमन बुआ ने तख्त पर दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। शकील भाग गया मुंबई में ही, बड़ी चची ने खबर सुनाई। उनकी आवाज भरा रही थी। अरे भाग गया, आखिर क्यों भाग गया मरदूद? मारे गुस्से के बड़े चचा का मुंह सुर्ख हो रहा था। आएगा तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसे शर्म नहीं आई? तुम क्यों हड्डियां तोड़ दोगे? तुमने उसके लिए क्या किया है? तुमको तो ये भी याद न था कि शकील भी तुम्हारी औलाद है। बड़ी चची ने ताबड़तोड़ जवाब दे दी। आज पहली बार उस सबके सामने बड़े चचा से लड़ने पर आमादा थी। वो मैंने कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े चचा ने बौखला कर सर झुका लिया और जल्दी जल्दी निवाले तोड़ने लगे। छम्मी दांतों तले उंगली रखकर अपने मखसूस अंदाज से हंसने लगी तो बड़ी चची ने उसे घूर कर देखा और अपने कमरे में चली गई। आलिया ने बड़ी खुशी से सब सुना देखा और कड़कर रह गई। बड़े चचा का झुका हुआ सर देखकर उसका दिल तड़प उठा था। काश बड़े चचा से अब कोई कुछ न कहे, उन्हें उनके हाल में मस्त रहने दिया जाए, मगर यहाँ तो कोई उन्हें माफ करने को भी तैयार नहीं। खाने के बाद बड़े चचा बैठक में चले गए तो आलिया ने बड़ी मन्नतों से बड़ी चची को खाना खिलाया। आज तक पेट के दोजों को पाने के लिए भी तैयार न थी। करीमन बुआ बड़ी भाभी से पूछे कि मैं मुंबई जाकर शकील को तलाश करूं। जब आलिया अपने बिस्तर पर लेट रही तो इसरार मियां की कपकपाती आवाज उसके कलेजे के पार हो गई। क्या सचमुच ये आवाज इसरार मियां की थी? उसे यकीन न आ रहा था। इम्तिहान के बाद जब आलिया ने सर उठाया तो बाहर जा चुकी थी। हवाओं में गर्मी बस गई थी। नाले से ढेरों पानी क्यारी में जाता मगर फूलों पर रौनक न आती। पत्तियां मुरझा मुरझा कर झड़ती रहती। मारे प्यास के नन्हे नन्हे चिड़ियों की चोंचें खुली रहती और चूल्हे के पास काम करते हुए करीमन बुआ के हाथ से पंखियां न छूटती। शाम को उसे ठंडा करने के लिए कितनी पानी की बाल्टियां छिड़क दी जाती, फिर भी सुकून न मिलता। सारा माहौल जल रहा था। उन बेकार वैरान और गर्म दिनों में बड़ी चच्ची ने शम्मी के जहेज के 5 जोड़े कपड़े उसके सुपुर्द कर दिए थे। दोपहर में जब सन्नाटा छा जाता तो वो मशीन पर कपड़े सीने बैठ जाती। बड़ी चच्ची से तब कुछ भी न होता था। हर वक्त बुझी बुझी सी रहती। उनका किसी काम में जी न लगता और अम्मा तो वैसे भी छम्मी को बर्दाश्त न करती। उनका बस चलता तो जहेज के कपड़ों से छम्मी का कफन सी डालती। बस एक आलिया रह गई थी जो बड़े खुलूस से जहेज सी रही थी और हर वक्त छम्मी के अच्छे नसीब होने की दुआएं कर रही थी। उधर छम्मी थी कि अपने नसीब की बाजें लगने से बेखबर सारे घर में औतम उठाती फिर रही थी। मंजूर की मोहब्बत ने जो जरा सी संजीदगी पैदा कर दी थी वो भी खत्म हो गई थी। बड़े चचा को देखती उसे पाकिस्तान का ख्याल सताने लगता। अंग्रेजों को वो बेलफ्ज सुनाती कि अम्मा के छक्के छूट जाते और जब सबको चिढ़ा चिढ़ा कर थक जाती तो फिर आलिया के पास आ घुसती। हे बच्चिया, ये किसके कपड़े सिल रहे हैं? हे अल्लाह कितने प्यारे हैं, ये कौन पहनेगा? वो उठा कर पूछती। किसी के हैं छम्मी? आलिया लरस कर बहाना करती कि कहीं सच्ची बात का पता न चल जाए। एक दुपट्टा हमें दे दीजिए, इसमें से लचका लगा कर ओढ़ूंगी। वो छनेले दुपट्टे को उठाकर मरोड़ने लगती।
देखिए मेरा दुपट्टा कैसा लत्थे हो रहा है। छोड़ो छम्मी, क्षण खुल जाएगी। आलिया दुपट्टा छीनने लगती। आखिर है ये किसके जहेज की? बेचारी बता भी नहीं सकती, जुबान थकती है। मारे तजस्सुस के छम्मी लड़ने पर आमादा हो जाती। मैं तुमको पीटूंगी जो मुझसे लड़े। आलिया बड़े प्यार से अपनी बड़ाई का रब डालती तो छम्मी हंसने लगती। आज दोपहर में कितना सन्नाटा था। वो छम्मी के दुपट्टे में किरण टांक रही थी और अपने मुस्तकबिल के ख्याल को जान पर नाजिल किए जा रही थी। अगर वो फेल हो गई तो क्या होगा? अगर पास हो गई तो ले दे के एक ही बात रह जाती कि बीटी करे, उस्तानी बन जाए। मगर क्या बीटी कर सकेगी? क्या अम्मा उसे अलीगढ़ जाने देंगी? और क्या मामू उसे इतने रुपए भिजवाते रहेंगे? हाई स्कूल की इहाते में आम के दरख्तों पर कोयल मुसलसल चीखे जा रही थी और पास के कमरे में सोई हुई नजमा पुप्पी के खराटे छत सर पर उठाए हुए थे। उसका जी चाहा कि वो भी सो जाए और इतने खराटे लेके नजमा पुप्पी अपनी बेफिक्र नींद से चौंक पड़े और फिर सारी दोपहर बैठकर काटते। बालमाए बसम और मन में चिलचिलाती धूप से बचने के लिए कोई राहगीर बालन का साया तलाश करता गली से गुजर गया। एक लम्हे को गली में झांकी और फिर किरण टांकने लगी। कितनी सदियां गुजर गईं, मगर उन बालम साहब की सच-धज में फर्क न आया। कितना को कब्र ने सुला दिया, मगर खुद मौत का मुंह तक न देखा। क्या हो रहा है? जमील भैया ने आते ही पूछा। आज कितनी मुद्दत बाद वो फिर उसके पास आ बैठे थे। लो, एक और बालम साहब आ गई। आलिया बोखला कर उल्टे सीधे टांके मारने लगी। छम्मी का दुपट्टा टांक रही हूँ। दुपट्टे का एक सरा पकड़ कर यूं ही उलटने पलटने लगी। आलिया ने नीचे नीचे नजरों से देखा कि आज फिर उनकी आंखों में पागलपन झांक रहा था और चेहरे पर जिंदगी से थक जाने के आसार उमड़ रहे थे। हाय, एक कौन सा जज्बा है जितनी चिड़कियां खाने के बाद भी खत्म नहीं होता। अच्छा, तो छम्मी बीवी का जहेज तैयार हो रहा है? और जैसे बात करने की खातिर बोले। हाँ जमील भैया, अभी खैर है, खूब सोच लीजिए। आलिया हमारी गुस्से की जमील भैया एकदम चुप हो गई। तुम मुझे चिढ़ा कर खुश होती हो। चंद लम्हों बाद वो बोले तो उनकी आवाज में लर्जिश थी। भाई, हद है, आप तो जरा जरा सी बात पर नाराज होते हैं। वो हंसने लगी। उसने सोचा कि बात यूं ही हंसी में टल जाए तो ठीक है, पर जमील भैया तो सख्त संजीदा हो रही थी। आलिया, उन्होंने पुकारा। हूँ? आलिया ने सर तक न उठाया। जरा ये दुपट्टा तोड़कर दिखाओ। उनकी आवाज जज्बात के बोझ से भारी हो रही थी। क्यों? बस यही देखना चाहता हूँ कि तुम दुल्हन बनकर कैसी लगोगी। आपकी दुल्हन के लिए भी तो ऐसा दुपट्टा टांग दूंगी। मेरी कोई दुल्हन नहीं, कहिए तो आपकी 4 शादियां कर लाऊं। बीवियों का क्या है, वो तो बहुत सी मिल जाएंगी, मगर मुझे मेरी दुल्हन कभी न मिलेगी। तुम मेरी शादी करने की जहमत न करो तो अच्छा है। जमील भैया की आंखों में ऐसा दुख था कि वो डूब कर रह गई। उसने दोनों हाथों से दुपट्टे को इस तरह तान लिया जैसे अफसर पर डाल लेगी। वो सब तो जमील भैया की फरमाइश जरूर पूरी कर देगी। जमील भैया उसे किसी शौक से देख रहे थे, फिर एकदम जैसे चौंक पड़ी। उसने दुपट्टे को लपेट कर एक तरफ रख दिया और इधर उधर देखने लगी। अगर आज उसने दुपट्टा ओढ़ लिया होता तो फिर यही दुपट्टा घूंघट बन जाता। वो उस घूंघट को कभी न उठा सकती। एक घूंघट उसकी आंखों पर पर्दा बनकर पड़ जाती। उस घर में एक और बड़ी चची जिंदगी की राह पर भटकने के लिए जन्म ले लेती और फिर मुल्क आजाद होता रहता। तुम ये दुपट्टा ओढ़ना चाहती हो, मगर बुज़दिल हो। जमील भैया फिर आपे से बाहर होने लगे। जाने तुम किस किस्म की लड़की हो। जमील भैया साहब, आप अपनी अम्मा की जिंदगी से अबरत हासिल कीजिए। किसी सीधी सादी औरत से शादी कर लीजिए और बस वो सब सह जाएगी। जमील भैया ने इसे गौर से देखा। शायद वो उसके तंज की गहराई को पार कर गई थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाप किस मिट्टी के बने। बहरहाल ये ख्याल गलत है कि मुल्क का गम घरों के गमों से निजात दिला देता है या सियासत में हिस्सा लेने वाले किसी से मोहब्बत नहीं करते। वो जाने के लिए उठ खड़े हुए। तुम शख्स के दुख का अंदाजा लगा ही नहीं सकते जिसका कोई अरमान पूरा न हुआ हो। वो जरा देर ठहर कर चले गए, मगर आलिया ने कोई जवाब न दिया। वो जवाब देना भी न चाहती थी। तो सब जमील भैया के सामने वो किसी डटाई का मुजाहरा करने की ताकत न रखती थी। उस सब उसे उनके दुख का एहसास हो रहा था, मगर उन दुखों का मदावा उसके बस में न था। उसने फिर दुपट्टा टांगना चाहा, मगर जी न लगा। ना मोहद्दीन की बोलों के बाद का सन्नाटा कितना बोझल हो रहा था।
वो बड़ी देर तक यूं ही खाली जहन सी पड़ी इधर उधर देखती रही। शाम को जब वो नीचे उतरी तो करीमन बुआ सहन में पानी छिड़क रही थी। जमील भैया लोहे की कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे और बड़े चचा बरामदे में टहल टहल कर जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सुर्ख हो रही थी। बड़े चचे सबसे बेनियाज तख्त पर बैठी आलू छील रहे थे। बड़े चचा, आपकी तबीयत कैसी है? आलिया ने बड़े चचा के करीब जाकर पूछा। सर में दर्द है बेटी। बड़ी चची ने चौंक कर अपने शौहर की तरफ देखा। करीबन बुआ जल्दी से पलंग बिछा दो, बस सहन ठंडा हो गया, नाज जाए इस दर्द का। करीबन बुआ बरामदे में एक तरफ खड़े हुए पलंग उठा उठाकर आंगन में बिछाने लगे। बड़े चचा जमीन भैया की तरफ से करवट लेकर लेट गए। आलिया को सख्त खौफत हो रही थी कि बेटा पास बैठा है मगर बाप को पूछता तक नहीं। कितना अरसा हो गया दोनों के दरमियान बातचीत बंद थी। तुम आज 2 दिन से घर में क्यों बैठे रहते हो? बड़े चचे ने जमील भैया की तरफ देखा। नौकरी छूट गई है अम्मा। सरकार के दफ्तरों में सियासी लोगों का गुजारा मुश्किल ही से होता है। आलिया ने जलकर जमील भैया को देखा। खूब उसी बुरते पर अपनी दुल्हन तलाश हो रही थी। उसने सोचा और फिर जमील भैया को कटती हुई नजरों से देखकर मुंह फेर लिया। मुस्लिम लीगियों की खपत तो अंग्रेज बहादुर के दफ्तरों में ही होती है। बड़े चचा ने करवट बदले बगैर कहा। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। असल बात तो यह कि जब कांग्रेसी सिफारिश कर देते तो फिर नौकरी मिल जाती। जमील भैया भी क्यों चुप रहते? बाप बेटे दोनों अपने अपने तंज की आग में जलकर खुद ब खुद बुझ गए और दोनों ने उस तरह मुंह फेर लिया जैसे एक दूसरे को बात करने के लायक न समझ रहे। आलिया ने जमील भैया को मलामत भरी नजरों से देखा और बड़े चचा के पास बैठकर हौले हौले सर सहलाने लगी। अम्मा गीले बाल झटकती गुस्ल खाने से निकल आई और सबको एक जगह जमा देकर बड़ी बेजारी से पांदान उठाकर आखिरी पलंग पर जा बैठे। अब क्या होगा? बड़े चचे ने जमील भैया से पूछा। फिक्र न कीजिए अम्मा, एक बड़ी अच्छी नौकरी मिलने वाली है, आप सबके ठाठ हो जाएंगी। शकील की फिर कोई खैरियत मालूम हुई या नहीं? बड़ी चची ने अचानक पूछा। अम्मा, आप उसकी फिक्र न किया कीजिए, वो बड़े मजे में है, यहाँ के सारे दुख भूल गया होगा। जमील भैया ने फिर बड़ी सफाई से झूठ बोला। उन्होंने आलिया को सारी हकीकत बता दी थी कि उन्हें शकील का पता तक नहीं मालूम। खैर, जहाँ रही खुश रही। बड़ी चची ने ठंडी आंख भरी। बड़े चचा, आपका पलंग बाहर चबूतरे पर बिछवा दो, खुली फिजा में दर्द कम हो जाएगा। आलिया ने पूछा। तो मुख्तलिफ कट्टर नजरियात एक जगह जमा हो जाते तो उसे डर लगने लगता। शकील के जिक्र से वो परेशान थी। जमील भैया मौका पर चौंकने का नाम न लेते। हाँ, वही बिस्तर लगवा दो तो बड़ा अच्छा हो। बड़े चचा ने उसे मामूलियत से देखा और फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। गली में कांग्रेसी बच्चों का जुलूस निकल रहा था। वो बड़े बेहंगम तरीके से शोर मचा रहे थे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, कांग्रेस जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, हिंदुस्तान नहीं बटेगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बड़े चचा के होठों पर एक मबहम सी मुस्कुराहट फैली। उनकी आंखें चमक रही थी। जमील भैया हंस रहे थे। अम्मा जो बड़ी देर से चुप बैठी छालियां काट रही थी, आखिर बोल ही पड़ी। पहले आजादी तो मिल जाए, फिर सब होता रहेगा और फिर हिंदुस्तानी लोग पहले हुकूमत करना भी तो सीख लें। सब चुप रहे। किसी ने भी तो अम्मा को जवाब न दिया। बाहर बड़े चचा का बिस्तर लग गया था। वो चले गए और जमील भैया फिर उंगलियां मरोड़ने लगे। जलूस का शव दरवाजे के करीब होता जा रहा था। छम्मी दीवानों की तरह बदर बदर करती अपने कमरे से निकल पड़ी। अगर मेरे दरवाजे के पास से जलूस निकला तो ढेले मारूंगी। वो दरवाजे की तरफ लपकी। खबरदार जो आगे बढ़े, बैठ जाओ चुपके से। जमील भैया जोर से गरजे और छम्मी जाने के से राह में आ गई। उसने जमील भैया को घूर कर देखा और बड़बड़ाने लगी। बड़े आए बेचारे, आज ही मुस्लिम लीग का जलूस न निकाला हो तो मेरा नाम भी छम्मी नहीं। जुलूस दरवाजे के पास से गुजर गया तो जमील भैया कपड़े तब्दील करके बाहर चले गए। छम्मी जैसे उनके जाने का इंतजार कर रही थी। जमील भैया के जाते ही बुर्का ओढ़कर खुद भी बाहर निकल गई। आलिया उसे रोक न सकी। जमाने की बात है, पहले तो जब बीबियां घरों से निकलते तो 2-2 4-4 मामाएं एक साथ होती थी।
करीमन बुआ छम्मी के यूं बाहर निकल जाने पर हमेशा खड़ा करती। आलिया ने कवाड़ों की ओर से झांककर बाहर देखा। बड़े चचा अपने साफ सुथरे बिस्तर पर पांव फैलाए सुकून से लेटे थे और इसरार मियां उनके करीब आराम कुर्सी पर बैठे बातें कर रही थी। सामने पीपल के घने दरख्त से चांद की रोशनी उभरती मालूम हो रही थी। आलिया का जी चाह रहा था कि वो भी बाहर चबूतरे पर जा बैठी, इसरार मियां की बातें सुने, उन्हें पास से देखी। वो किस तरह बोलते हैं, वो कैसी बातें करते हैं, वो जो उसके दादा की बदनीयती का नतीजा है, उनकी आंखों में कौन सी कैफियत होगी, अपने आप को पहचानने के बाद कौन से असरात उनके चेहरे पर लरसा होंगे, वो क्या सोचते होंगे। और जब वो ये सब कुछ मालूम कर लेगी तो एक बार उन्हें चुपके से इसरार चचा कहेगी, उन्हें बताएगी कि वो भी उसे बड़े चचा की तरह अजीज हैं, वो उनकी बेहद इज्जत करती है और जिंदगी में एक बार उनकी खिदमत करना चाहती है और उनके दिल से उन तमाम तीरों को खींच कर फेंक देगी जो करीमन बुआ ने बेवस्त किए हैं। वो उन्हें समझाएगी कि उनकी किसी बात का बुरा न माना करें, वो किसी की दुश्मन नहीं, वो खुद कुछ नहीं कहते। इस जालिम नमक उनसे सब कुछ कहलवाता है। आलिया बेटी पान खिला दो, बड़ी चची ने फरमाइश की तो तख्त पर आ बैठी और पानदान खोलकर पान बनाने लगी। वो बाहर चबूतरे पर जाकर नहीं बैठ सकती, उसे अजीब सी बेबसी का एहसास हो रहा था। मोहल्ले की मस्जिद से आजान की आवाज आ रही थी। उसने हमारे एहतराम की साड़ी का पल्ला सर पर डाल लिया। करीमन बुआ जल्दी जल्दी लालटेनें जला रही थी। अल्लाह शकील को खैरियत से रखे। बड़ी चची दोनों हाथ फैलाकर दुआ करने लगे। वो सब कितनी दुखी और ममता से भरपूर नजर आ रही थी। अंधेरा तरफ डर आया था, मगर छम्मी अब तक घर नहीं लौटी थी। आलिया को खौमखा फिक्र हो रही थी। वैसे घर में और किसी ने न पूछा कि वो है कहाँ। जरा देर बाद छम्मी आई तो मुंह सुर्ख हो रहा था, सांस फूली हुई थी। ए बचिया, मैंने ऐसा शानदार जलूस तैयार करा है कि आप देखती रह जाएंगी। बस जरा देर में इधर से गुजरने वाला है। अजरा की अम्मा ने झंडा बनाया, ताहिरा की अम्मा ने एक बोतल मिट्टी का तेल दिया था। मैंने मशआले तैयार किए, सारे मोहल्ले के लड़कों को जमा कर दिया है। हाय, बड़े चचा देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। मैंने सारे बच्चों को समझा दिया है कि मेरे दरवाजे पर आकर खूब नारे लगाना। छम्मी एक ही सांस में सब कुछ कहेगी और फिर बुर्का फेंकर जलूस के इंतजार में टहलने लगी। खुशियों का कोई पैमाना सब छम्मी की मुसरत को नहीं नाप सकता था। आलिया ने उसे कोई जवाब न दिया। वो परेशान हो रही थी कि कहीं नन्हे मुन्ने बच्चों का जलूस घर में फसाद न करा दे। उसने यही बेहतर समझा कि ऊपर अपने कमरे में खिसक ले। दूर से बच्चों के नारों की आवाज आ रही थी। बड़े कमरे से गुजरते उसने देखा कि नजमा फूफी अपने साफ सुथरे बिस्तर पर लेटी कोई मोटी सी किताब पढ़ रही है। गर्मियों में बड़ी छत पर नजमा फूफी का डेरा जमता था, इसलिए अपने कमरे के पास वाली छोटी छत पर गुजारा कर लेती। इतनी काबिल नजमा फूफी का और उसका साथ कैसे हो सकता था। जुलूस करीब आ गया था। बच्चे बड़े जोर जोर से नारे लगा रहे थे। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, बन के रहेगा पाकिस्तान, दतिया राज नहीं होगा, चटिया राज नहीं होगा। आलिया छत की मुंडेर से झुककर गली में झांकने लगी। दो बड़े लड़के मशाले उठाए सबसे आगे थे। नहीं देखने दिया जालिम ने। छम्मी भागती हुई आई और आगे के बराबर खड़े होकर नीचे गली में आधी लटक गई। हाय, कैसा शानदार जलूस है। वो आपके बड़े चचा ने मुझे दरवाजे से जलूस नहीं देखने दिया, जलकर खाक हो गया। हजरत छम्मी, जरा सरक कर झांको, कहीं जलूस के साथ हमारी लाश भी न निकल जाए। आलिया ने छम्मी के लटके हुए धड़ को अपनी तरफ खींचा। हाय बच्चिया, मैंने मशाली कैसी अच्छी बनाई है ना। छम्मी ने दार तलब नजरों से देखा। आज तो आपके बड़े चचा जलते जलते खत्म हो जाएंगे। छम्मी, कैसी बातें करती हो। छम्मी, बस पता चल गया कि लीगी वगी कुछ नहीं हो, बड़े चचा को जलाने के लिए सवांग रचाया है। वाह, क्यों नहीं। वो शर्मिंदगी से हो गई और आलिया के गले में हाथ डालकर झूल गई। जलूस गली के मोड़ पर गायब हो गया तो थकी थकी सी छम्मी आलिया के बिस्तर पर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और आलिया खामोशी से टहलती रही। अब कितने दिन यूं सबको जलाने के लिए छम्मी बैठी रहेगी। आखिर तो एक दिन अपने घर चली जाएगी। जाने वो घर भी उसका घर बनेगा क्या नहीं, छम्मी को वहाँ मोहब्बत मिलेगी या नहीं, क्या वहाँ भी वो सबसे बदला ले चुकाने के तरीके इजाद कर करके जिंदगी गुजारेगी। आलिया बिटिया और छम्मी बिटिया दोनों खाना खाने नीचे आ जाओ, करीमन बुआ की आवाज आई।